आशिक की आशिकी चैप्टर 66 मिसेस आर्यन फर्स्ट नाइट। सब लोग इंडिया के लिए निकल जाते हैं। वही इंडिया में सिया अपने फोन में अबीर की फोटो निकाल के उसको घूरे जा रही थी। साथ ही साथ उसे 2-4 गालियां भी फ्री में रसीद कर रही थी। सिया अबीर की फोटो को देखते हुए कहती है, चिमकांडी, तुम एक बार वापस आ जाओ। फिर तुम्हें बताती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है। अगर यहाँ से मार मार के तुम्हें कोलकाता ना भेज दिया तो तुम भी क्या याद रखोगे कि किससे पंगा लिया था। चिमकंडी चोमू चाउमीन भैंसे कान खजूरे, तुम मुझे एक बार मिलो तो सही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए ऑस्ट्रेलिया जाने की। एक तो गए और ऊपर से वहां जाके मुझे ना कोई मैसेज किया ना ही कोई कॉल किया। वैसे तो मुझसे पूरा दिन लड़ते रहते थे और वहां जाकर तुम्हारी बोलती बंद हो गई। पक्का ऑस्ट्रेलिया में कोई गोरी मेम पटाली होगी ना। गोरी मैम के सामने तुम्हें मेरी जैसी देसी थोड़ी अच्छी लगेगी। एक बार तुम वापस आ जाओ, तुम्हें मिक्सर में डालकर ऐसा मिक्स करूंगी कि सब कुछ भूल जाओगे। ऑस्ट्रेलिया तो दूर की बात है, घर से बाहर निकलना भी भूल जाओगे तुम। उद्धरण चिन्ह। सिया अपने फोन से अबीर की फोटो को डिलीट कर देती है और उसके नंबर को भी ब्लॉक कर देती है हर जगह से। और फिर उसके सारे सामान को भी गेस्ट रूम में शिफ्ट करवा देती है। सारा काम हो जाने के बाद सिया चैन की सांस लेते हुए फिर अपने रूम में आकर मस्त बेड पर गिर जाती है और फैलते हुए कहती है, अब आया ना मजा। अब लग रहा है ये कमरा मेरा। अब तो उस राक्षस, हितकर, गंजे, टकले, सड़ियल आदमी की फीलिंग आ रही थी। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर सिया चुप रहती है, फिर अचानक ही अपने फोन को उठा के उसमें कार्तिक आर्यन की फोटो निकाल के, हाय मेरा कार्तिक, कितना सोना लग रहा है व्हाइट कलर में। और एक वो चिंदी चोर टकला कोई अच्छा खासा इंसान देख ले तो उल्टी कर करके मर जाए। अच्छा हुआ वो चपट गंजू चला गया, वरना तो मैं उसको लात मार मार के निकाल देती। बस अब तो कार्तिक आर्यन एक बार मेरे ऊपर फिदा हो जाए, फिर तो मैं बनूंगी मिसेस एरियन मीरा राजपूत के जैसे, रोज जिम में जाके बॉडी बनाऊंगी। मेरा कार्तिक कमाएगा और मैं उड़ाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। सिया इतना बोल के शर्माने लगती है। वही काशी के रूम में। काशी की हेयर कुछ ठीक नहीं थी। अभी भी उसे ऐसी ही फीलिंग आती थी कि जैसे अक्षत किसी मुसीबत में है। काशी ने हिम्मत करके कई बार अक्षत को कॉल करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसका फोन ही नहीं लगता था। इसलिए काशी ने राणा जी को भी कॉल किया था, उसके बारे में पूछने के लिए। लेकिन राणा जी ने बस इतना ही कहा था कि अक्षत काम में ज्यादा बिजी है, क्योंकि उसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट डील होने वाली है। और वो बिल्कुल ठीक है। राणा जी ने काशी को कह तो दिया था कि अक्षत ठीक है, लेकिन फिर भी काशी को चैन नहीं था। उसका दिल बार बार उसे कह रहा था कि अक्षत जरूर किसी मुसीबत में है, लेकिन वो इतनी दूर रहकर कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। राणा जी ही बस वो जरिया थे जिससे वो अक्षत के बारे में पता लगा सकती थी। पर राणा जी ने तो बोल दिया था कि अक्षत ठीक है, इसलिए अब काशी के पास राजा जी को फिर से कॉल करने की कोई वजह ही नहीं बची थी। काशी अक्षत की फोटो को अपने गले से लगाए हुए बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू अपने आप ही झरने की तरह बहे रहे थे। काशी अक्षत की फोटो को बेड पर रख देती है और अपने सर को एक हाथ पर टिकाकर अक्षत की फोटो को ऐसे ही देखने लगती है। कुछ देर तक अक्षत की फोटो को ऐसे ही देखते रहने के बाद वो अक्षत से सवाल जवाब करने लग जाती है। काशी रोते हुए अक्षत से कहती है, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? आखिर मुझे किस गलती की सजा दे रहे हैं आप, जो आप मुझे इतना तड़पा रहे हैं? मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे दिल में उतर जाए। पहले तो आप इतने कठोर बने रहते थे कि कभी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। जब मैं आपके पास नहीं आना चाहती थी तो आप जबरदस्ती मेरे पास आते थे, और अब जब मैं खुद चाहती हूँ कि आप मेरे पास रहे, आपके साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ, तो आप मुझसे इतना दूर चले गए। कम से कम मुझे इतना तो बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी आप मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं? आज पूरे 15 दिन होने को आए हैं आपको ऑस्ट्रेलिया गए हुए, लेकिन आपने ना मुझे कोई कॉल किया, ना कोई मैसेज किया, ना ही मेरे कॉल्स का जवाब देते हैं। और राणा जी को भी मैं कॉल करती हूँ, वो भी आपकी बात मुझसे नहीं करवाते हैं। आप प्लीज वापस आ जाएं, मैं मर रही हूँ आपके बिना, हर पल तड़प रही हूँ आपके बगैर। अगर आप मुझे इतना ही तड़प आएंगे तो शायद किसी दिन मैं मर जाऊंगी, फिर आप सारी जिंदगी तरसते रहना मेरे लिए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर काशी अक्षत की फोटो पलट देती है और अपने चेहरे को पिलो में छुपा के जोर जोर से रोने लगती है। वो काफी देर तक ऐसे ही रोती रहती है और रोते रोते सो जाती है। कुछ घंटों की फ्लाइट के बाद अविनाश, अबीर और राणा जी का जेट इंडिया में लैंड होता है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही अविनाश अपनी कार लेके निकल जाता है और राणा जी और अबीर को अलग से आने को बोल देता है।
अबीर तो अपने भाई का ऐसा बिहेव देख के ही परेशान हो चुका था। अबीर चुपचाप अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। उसके पीछे पीछे राणा जी भी उसकी कार में उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। अबीर राणा जी से भी कोई बात नहीं करता और चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहता है। राणा जी अबीर को ऐसे परेशान देखकर खुद परेशान हो रहे थे, लेकिन वो अबीर को पूरा सच नहीं बता सकते थे कि जिस इंसान के लिए वो इतना परेशान हो रहा है वो उसका भाई है ही नहीं। राणा जी अबीर को शांत करवाते हुए कहते हैं, तुम परेशान मत हो, उसके सर पर चोट लगी है। डॉक्टर ने बोला तो था कि उसे काफी गहरी चोट लगी है, इसीलिए वो शायद ऐसे बिहेव कर रहा है। कुछ दिन में उसकी चोट ठीक हो जाएगी तो अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा, और वैसे भी उसे उस डील की कितनी फिक्र हो रही है, तुम जानते ही हो। वैसे भी वो डील उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, अगर वो डील उसे नहीं मिली तो फिर उसका दिल टूट जाएगा। उसने इतने सालों से इस डील के लिए मेहनत की है, शायद इसीलिए इतना परेशान हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा भाई तुम्हें वापस मिल जाएगा, वही पुराने वाला। उद्धरण चिन्ह। अबीर राणा जी की बात सुन के उन्हें जवाब देते हुए कहता है, आप सही कह रहे हो, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे भाई है ही नहीं। लेकिन मैं ये बात सोच ही नहीं रहा था कि वो अभी किस सिचुएशन में है। वो डील किसी भी कीमत पर हमें मिलना जरूरी है। अगर वो डील हमें मिल गई तो फिर कोई भी हमारी बराबरी नहीं कर पाएगा। अगर वो डील मेरे भाई का ड्रीम प्रोजेक्ट है तो मैं उस डील के लिए खुद मेहनत करूंगा और उसे अपने भाई के लिए लेकर आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अबीर की बात सुन के राणा जी अपने मन में सोचते हैं कि अब अबीर तो डील पर ध्यान लगाएगा और उसका ध्यान अक्षत की ओर नहीं जाएगा। अब कम से कम उन्हें अबीर की फिक्र तो नहीं होगी। लेकिन अब राणा जी को काशी की फिक्र होने लगती है, क्योंकि इन दिनों काशी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। राणा जी ने काशी को अपनी बहन माना था और आज अविनाश ने अगर काशी के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो राणा जी उसे दफना देंगे, जो उन्होंने सोच रखा था। फिर चाहे उनका प्लान हमेशा के लिए ही क्यों ना खराब हो जाए, फिर चाहे जिसके बारे में पता लगाने की कोशिश वो कर रहे हैं वो सारी जिंदगी ही उन्हें क्यों ना मिले। लेकिन अविनाश ने अगर काशी को हाथ भी लगाया तो राणा जी के हाथों उसकी मौत तय थी, और उसके लिए उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, अक्षत की भी नहीं। अविनाश एयरपोर्ट से सीधा अपने पिता से मिलने के लिए अपनी हवेली चला जाता है। वो वहां जाता है, उसने अपना मुखौटा उतार लिया था, इसीलिए उसका चेहरा देखते ही उसकी माँ का चेहरा खिल उठता है। अविनाश को देखते ही उसका माँ का चेहरा खिल जाता है और वो उसको जल्दी से गले लगा लेती है। अविनाश अपनी माँ को एक बार जवाब देता है और अपने पिता से मिलने के लिए उनके पास चला जाता है। उसके पिता उस वक्त नर्स के हाथों सूप पी रहे थे। उसको देखते ही उसके पिता का चेहरा खिल जाता है और वो दूर से ही अपने हाथ उठाते हुए कहता है, आओ मेरे शेर, तुमने अपने पिता का सिर ऊंचा कर दिया है, उनकी बेइज्जती का बदला ले लिया है। उद्धरण चिन्ह। अविनाश अपने पिता के पास जाता है और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेता है और नर्स को कमरे से बाहर जाने का इशारा करता है। नर्स चुपचाप सर झुका के कमरे से बाहर चली जाती है। अविनाश अपने पिता के पास जाता है और उनसे हाल चाल पूछता है। कुछ देर बात करने के बाद अविनाश सीधा पॉइंट पर आता है, डैड क्या पाखी जिंदा है? उद्धरण चिन्ह। पाखी का नाम सुन के सूरजभान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ जाती है और उनकी आंखों के सामने अतीत की कुछ यादें उभर आती है। वो पानी का ग्लास खाली करते हुए पूछते हैं, बेटा तुम पाखी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो तो कब की हमारे अतीत के काले कारनामों का शिकार हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। अविनाश अक्षत की बात याद करते हुए कहता है, डैड राठौड़ की सारी प्रॉपर्टी पाखी के नाम पे है, अगर हम प्रॉपर्टी चाहिए तो पाखी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वो तो कभी वापस नहीं आ सकती, वो इस दुनिया से ही जा चुकी है। सूरजभान परेशानी से कहता है, लेकिन डैड हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अविनाश जवाब देता है। सूरजभान कुछ सोचते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ और सोचता हूँ, तुम अपने काम पे ध्यान दो। सबके दिल में अक्षत के खिलाफ इतना जहर घोल दो कि उसके वापस आने पे भी सब उससे नफरत करे। उद्धरण चिन्ह। अविनाश डेविल स्माइल करते हुए कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं तो उसकी दुनिया ही बदलने वाला हूँ। अविनाश कुछ देर और बात करके वहां से निकल जाता है। को सुधा अपने अड्डे पे जाता है जहां उसने अक्षत को बांध के रखा था। अविनाश अंदर जाता है तो उसके लोगों ने अक्षत को चेयर पर बांध रखा था और वो अभी बेहोश था। अविनाश गार्ड को उसे होश में लाने को कहता है। गार्ड उसके मुंह पे पानी उड़ेल के उसको होश में लाता है।
अक्षत के होश में आने पे अविनाश टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है, कैसे हो छोटे भैया? अच्छा लग रहा है अपने इलाके में आके, और वो भी गीदड़ बन के। उद्धरण चिन्ह। अक्षत अपने चेहरे पे वो ही स्माइल बरकरार रखते हुए कहता है, बड़े भैया मेरी छोड़िए अपनी सुनाए। आपको डर तो नहीं लग रहा है? कहीं पेंट गीली तो नहीं हो रही है? अगर हाँ तो मुझे बता दीजिए, मैं डायपर भिजवा देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुन के अविनाश का खून खौल उठता है। वो उसके पास जाता है और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर खींचते हुए कहता है, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें, लेकिन अब नहीं आएगी। उद्धरण चिन्ह। अविनाश इतना बोलकर अक्षत को छोड़ देता है और अपने गार्ड्स को इशारा करता है। गार्ड्स आके अक्षत के सामने एक एलईडी फिट कर जाते हैं और उस पर राठौड़ हवेली की फुटेज शो होने लगती है। अविनाश मक्कारों की तरह हंसते हुए कहता है, देख रहे हो ना, तुम्हारे कमरे की लाइव फुटेज। आज इस पर तुम लाइव शो देखोगे, जब मैं तुम्हारी जान को अपने बिस्तर पर रूंढूंगा। कोट। अविनाश की बात सुन के अक्षत की आंखें लाल हो जाती है। गुस्से से उसकी नसें दिखाई देने लगती है। वो पूरा का पूरा ज्वालामुखी बन चुका था जो कभी भी फट सकता था। अक्षत गुस्से से अविनाश पर चिल्लाता है, लेकिन उसकी बातों का अविनाश पर कोई असर नहीं होता। वो वैसे ही मक्कारों की तरह हंसते हुए कहता है, आज यहाँ तुम देखोगे लाइव फुटेज। वहां मैं तुम्हारी जान का ऐसा हाल करूंगा कि सुबह उठने लायक नहीं बचेगी। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, क्योंकि आज मेरी फर्स्ट नाइट है ना तुम्हारी जान के साथ। उद्धरण चिन्ह। अक्षत अविनाश को रोकते हुए कहता है कि अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे पूरे खानदान को जिंदा जला दूंगा। अविनाश अक्षत की बातों पे ध्यान नहीं देता और वहां से निकल जाता है। उद्धरण चिन्ह। CH-67 काशी खतरे में। अविनाश अक्षत से मिलने के बाद राठौड़ हवेली के लिए निकल जाता है। उसने अक्षत को धमकी दी थी कि वो आज काशी के साथ जबरदस्ती करेगा और उसे हमेशा के लिए अपना बना लेगा। उसने अक्षय को दिखाने के लिए सामने एक एलईडी स्क्रीन भी लगाई थी, जिससे अक्षत वहां का सारा नजारा देख सके। अविनाश के मुंह से काशी का नाम सुनते ही अक्षत का खून खोल उठता है। उसकी आंखों में खून उतर आया था, लेकिन वो कुर्सी पे बंधा हुआ था इसलिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अविनाश अक्षत को ऐसे ही तड़पता छोड़ के वहां से राठौड़ हवेली के लिए निकल जाता है। अब तक रात काफी हो चुकी थी। अबीर जो कि एयरपोर्ट से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल गया था, वो रात ज्यादा होने पर अपना काम समेट के हवेली के लिए निकल जाता है। कुछ देर में उसकी कार राठौड़ हवेली की पार्किंग में रुकती है। अबीर अपना कोट और लैपटॉप लेकर हवेली के अंदर चला जाता है। वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरे की लाइट बंद देखकर अबीर समझ जाता है कि सिया सो चुकी है। वो धीरे से कमरे का दरवाजा खोल के अंदर जाता है तो सिया आराम से मस्त बेड पे फेल के सोई हुई थी। अबीर अपना सामान टेबल पर रख के शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर के बाद अबीर शॉवर लेके बाहर आता है, कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जाता है। अबीर कबर्ड खोल के अपने कपड़े निकालने लगता है, लेकिन उसके कपड़े कबर्ड में थे ही नहीं। सभी कबर्ड में सिर्फ सिया के ही कपड़े थे। वो समझ जाता है कि ये सब सिया का किया धरा है। वो गुस्से से बाहर जाता है और सिया को जगाने के लिए उसके मुंह पे पानी डाल देता है। सिया एकदम हड़बड़ाते हुए उठती है, बाधा आ गई, बचाओ मुझे। अभी तो मेरी कार्तिक से शादी भी नहीं हुई, सिर्फ नई शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई ही। अभी तो वो डेट अनाउंस करेगा। कोट। अबीर का गुस्सा जो पहले ही चढ़ा हुआ था, वो किसी लड़के का नाम सिया के मुंह से सुन के और गर्म हो जाता है। सिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के सामने खड़े अबीर को देखती है और अबीर को देख के ही उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो गुस्से से अपने पास में रखा पानी का जग उठता के पूरा का पूरा अबीर के ऊपर उड़ेल देती है। अमीर जो पहले ही तनतनाया हुआ था, सिया की हरकत से और ज्यादा ज्वालामुखी बन जाता है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही सिया उस पर बरसते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मनहूस शकल मुझे दिखाने की? जाओ ना ऑस्ट्रेलिया में अपने उसी गोरी मेम के पास, जिसके साथ इतने दिन से चिपक रहे थे। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी और तुम्हें अंदर घुसने किसने दिया? ये कमरा मेरा है, ये हवेली भी मेरी है, और यहाँ के सब लोग भी मेरे हैं। मैंने तो चौकीदार अंकल को बोला था कि तुम्हें अंदर ना घुसने दे, फिर तुम आ कैसे गए अंदर? सुबह होते ही पहले तो उनकी खबर लेती हूँ। समझते क्या है खुद को, बड़े आते चौकीदार। मुझसे बड़ा चौकीदार न कोई है और ना ही कोई होगा। पर पहले तो तुम निकलो मेरे रूम से। ये अपने 6 पैक एब्स दिखा के तुम क्या मुझे सिड्यूस कर लोगे? तो ऐसा तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। प्लीज मुझ पे थोड़ा रहम करो।
मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं कुछ कर दूंगी तुम्हारे साथ। निकल लो पहली ही फुर्सत में यहाँ से, वरना कल सुबह यहाँ से प्रेग्नेंट होके ही बाहर जाओगे। उद्धरण चिन्ह। सिया की ऐसी बड़बड़ सुन के अबीर का दिमाग खराब हो जाता है। वो पहले ही गुस्से में था, अब उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो अपने चेहरे पर गिरा हुआ पानी साफ करता है और एकदम से सिया को बेड पर गिराकर उसके बालों में हाथ डालकर उसके चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठाकर उसके नर्म गुलाबी होंठों को अपने होंठों के कब्जे में ले लेता है और उसे पूरी फोर्स के साथ चूमने लगता है। अबीर की हरकत से सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो आंधी हवा में झूल रही थी, बस उसके पैर बेड पर टिके हुए थे। अबीर का एक पैर सिया के साइड में बेड पे टिका हुआ था और अपने हाथों से अबीर ने उसे ऊपर उठा रखा था। सिया जरा सा भी मिलने की कोशिश करती और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती। इसलिए सिचुएशन समझ के वो जल्दी से अबीर के गले में अपने हाथों का हाथ डाल के पहले तो खुद के लिए बैलेंस बनाती है और फिर एक हाथ से अबीर के हाथ को अपने बालों से निकालने की कोशिश करती है। लेकिन अबीर का इरादा सिया को छोड़ने का बिल्कुल नहीं लग रहा था। अबीर सिया के निकले होठ को अपने दांतों के बीच में दबा के उसका रस चूसने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे आज अबीर उसके होठों को खाकर पेट ही पेट भरेगा। उसके कुछ देर बाद उसके ऊपर वाले होठ को अपने कब्जे में ले लेता है। कुछ देर उसके ऊपर के होठ को पीने के बाद वो उसे छोड़ के उसके मुंह में अपनी टंग डाल देता है और उसके जीभ के साथ उलझ के उसके मुंह का टेस्ट लेने लगता है। लेकिन इतनी देर से अबीर के टॉर्चर को सहते सहते सिया की हिम्मत जवाब दे गई थी। उससे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसकी सांसें उखड़ती देख अबीर उसे छोड़ देता है। अगर थोड़ी देर और अबीर ऐसे ही रहता है तो सिया के नाम के आगे लेट लगना तय था। सिया गहरी गहरी सांसें लेके खुद को नॉर्मल करने लगती है। अबीर सिया के साइड में अपना एक हाथ रख के उसके ऊपर पूरी तरह से झुक जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, नाम बताओ उसका, अगर उसको जिंदा ना गाड़ दिया तो मेरा नाम भी अबीर राठौर नहीं। उद्धरण चिन्ह। सिया अबीर को अपने ऊपर से हटाने लगती है, लेकिन अबीर का मूड उसे छोड़ने का बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। सिया अगर एक बार उसकी आंखों में देख लेती तो शायद वही डर के मर जाती। अबीर फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करता है, नाम बताओ उसका, कौन है वो जिसके तुम सपने देख रही थी। सिया भी चिढ़ते हुए जवाब देती है, कार्तिक आर्यन मेरा हीरो, मेरा सुपर हीरो, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा होने वाला पति, मेरे होने वाले बच्चों का हो चुका बाप, समझे। अब हटो मेरे ऊपर से, वरना अपने कार्तिक को बोल के तुम्हारा मुंह तुड़वा लूंगी। वैसे तुम मेरे कमरे में कर क्या रहे हो? निकलो मेरे रूम से, अभी के अभी। जाओ वापस ऑस्ट्रेलिया, अपनी गोरी मैम के पास। ये सब कहते कहते सिया का गला भर आया था। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। सिया रोते हुए अबीर को अपने कमरे से बाहर निकालने लगती है। अबीर भी शायद उसकी सिचुएशन समझ रहा था, क्योंकि वो इतने दिन से सिया से दूर था और इस बीच उसने ना सिया को कोई कॉल किया था और ना ही मैसेज। यहाँ तक कि उसने सिया के कॉल्स और मैसेज का जवाब भी नहीं दिया था। अबीर सिया को अपने गले से लगा लेता है और उसे शांत करवाने लगता है। अबीर धीरे धीरे सिया के सिर को सहलाता रहता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। अबीर के चुप करवाने से सिया भी धीरे धीरे शांत हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर में अबीर को सिया की सांसें गहरी होती हुई फील होती है, मतलब था कि सिया सो चुकी है। अबीर सिया को ठीक से बेड पर सुला देता है और फिर अपने लिए कपड़े ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर अविनाश नशे में धुत होकर राठौर हवेली पहुंचता है। उसे अक्षत का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के गुस्सा आ रहा था। उसने आज कसम खाई थी कि वो आज काशी को किसी भी कीमत पर अपना बनाएगा और अक्षत का गुरूर तोड़ेगा। वो अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ अंदर जाने लगता है और सीधा अक्षत के रूम की तरफ निकल जाता है। काशी, जो कि उस वक्त सो चुकी थी क्योंकि उसे कोई खबर ही नहीं थी कि अक्षत वापस आ चुका है, और रात भी काफी गहरी हो चुकी थी। अविनाश एकदम से कमरे का दरवाजा खोल के अंदर आता है। इतने जोर से डोर खुलने से काशी की नींद खुल चुकी थी। काशी अपनी अधखुली आंखों से सामने देखती है तो सामने उसे अक्षत लड़काता हुआ दिखाई देता है। उसकी आंखें हल्की गुलाबी लग रही थी। काशी समझ जाती है कि अक्षत ने ड्रिंक की हुई है। वो अपने बेड से उठ जाती है और धीरे धीरे डोर की तरफ जाने लगती है उसकी हेल्प करने के लिए। काशी को देख अविनाश उसकी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करने लगता है। काशी ने रात के वक्त ढीले कपड़े पहने हुए थे लेकिन फिर भी उसका फिगर पूरा उसमें दिखाई दे रहा था। अविनाश काशी को देखकर बावला हुआ जा रहा था। वो काशी के आने से पहले ही अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा देता है।
लेकिन ज्यादा ड्रिंक की होने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाता और एकदम से काशी के ऊपर गिर जाता है। अविनाश जैसे ही काशी को टच करता है, काशी को एक झटका सा लगता है। वो उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। वो समझ जाती है कि वो अक्षत नहीं है। काशी अविनाश से पीछे होने लगती है, लेकिन अविनाश नशे में चूर होने की वजह से अपनी गंदी हंसी हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है। काशी उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, देखो मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। मैं जानती हूँ तुम अक्षत नहीं हो। मैं उसका टच अच्छे से पहचानती हूँ। तुम मेरे अक्षत कभी हो ही नहीं सकते हो। चुपचाप बता दो कौन हो तुम, वरना चिल्ला चिल्ला के सारे घर को इकट्ठा कर लूंगी और सब लोग तुम्हें मार मार के हवेली से बाहर निकाल देंगे। कोर्ट। अविनाश काशी की बात का जवाब देते हुए कहता है, क्या हो गया है तुम्हें जान? मैं अक्षत हूँ, तुम्हारा होने वाला पति। लेकिन फिर भी काशी उसकी बात नहीं सुनती। काशी को ना मानता देख अविनाश का दिमाग गर्म हो जाता है। अविनाश काशी को बेड पे गिरा देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। काशी अच्छे से जान चुकी थी कि ये अक्षत हो ही नहीं सकता। वो चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, कभी उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। काशी खुद को बचाने के लिए हाथ पैर चलाने लगती है, लेकिन अविनाश नशे में चूर होने की वजह से उसके ऊपर ज्यादा हावी हो रहा था। काशी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अक्षत को याद कर रही थी। अविनाश काशी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। काशी खुद को बचाने के लिए सुडे में रखा फ्लो वाश उठा के अविनाश के सिर पे दे मारती है। अविनाश के सिर से खून बहने लगता है। अविनाश अपना सिर पकड़ के काशी के ऊपर से उठ जाता है। काशी मौका देख के भागने लगत है कि अविनाश उसका पैर पकड़ कर खींच लेता है और वो जमीन पर गिर जाती है। अविनाश उसके पास आने लगता है। काशी डर से पीछे जाने लगती है। वो हेल्प के लिए आवाज देती है, लेकिन उस फ्लो पर कोई था। काशी खुद ही अपनी रक्षा कर सकती थी। वो हिम्मत करके अविनाश को जोर से धक्का देती है। नशे में होने की वजह से अविनाश गिर जाता है। काशी वही रखा कर्टेन रोड उठा लेती है और गुस्से गुस्से में अविनाश को बुरी तरह मारने लगती है। अक्षत ने जो उसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी थी, उसकी वजह से भी काफी चीजें आसान हो चुकी थी। काशी अविनाश को तब तक मारती है जब तक वो बेहोश ना हो गया। वो उसके बेहोश होते ही वो अपने पुराने वाले रूम में चली जाती है और बाथरूम में जाकर खुद को क्लीन करने लगती है। अविनाश के छूने से उसे खुद से घिन आ रही थी, साथ ही वो खुद का गुस्सा भी ठंडा कर रही थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अक्षत का दिल ये देख के खुश हो जाता है और वो अविनाश के गार्ड्स को ऐसा लुक देता है जैसे कि रहा हो, मेरी रानी को हाथ लगाकर तो दिखाओ, वो तो अकेली ही तुम सब पे भारी है। उद्धरण चिन्ह CH68 काशी और अक्षत की शादी। काशी कुछ देर के बाद खुद को शांत करके बाहर आती है। वो अपने पुराने कपड़े जो उसी रूम में रखे थे वो उठा के चेंज करती है और रूम से बाहर निकल जाती है। वो सीधे एक रूम के डोर पे नॉक करती है और डोर ओपन होते ही अंदर जाती है और कुछ देर बाद वो बाहर आ जाती है और फिर से अपने कमरे में जाके आराम से सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अबीर जो कि उस डील के लिए परेशान था, वो जल्दी ही उठ जाता है और ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। उस डील के कुछ पेपर्स जो कि अक्षत के रूम में थे, वो उन्हें लेने के लिए उस रूम में जाता है। डोर ओपन ही था। अबीर नॉक करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो डोर खोल के थोड़ा देखता है तो उसे अक्षत फर्श पे गिरा हुआ दिखाई देता है। उसके सिर से निकला हुआ खून अब तक सूख चुका था। अबीर जल्दी से अक्षत के पास जाता है और उसे उठाने लगता है, लेकिन अक्षत नहीं उठता। अबीर उसके चेहरे पे पानी डालता है और अक्षत को थोड़ा होश आने लगता है। अक्षत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसे रात का सब याद आने लगता है, क्योंकि काशी का एक डंडा पड़ते ही उसका सारा नशा उतर चुका था। उसे सब याद था, और सब याद आते ही वो फिर से गुस्से से लाल होने लगता है। वो सामने बैठे अबीर को देखता है और उसे गुस्से से धक्का मार देता है। अबीर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उसे बस अपने भाई की फिक्र थी। अक्षत उस पे चीखते हुए कहता है, निकलो मेरे रूम से। सुबह सुबह आ गए, मनहूस की तरह। अबीर की आंखें पनीली हो जाती है। वो जल्दी से रूम से बाहर निकल जाता है और बिना किसी से कुछ बोले ना ही नाश्ता करे सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। अविनाश खुद को संभलता है और धीरे धीरे बाथरूम में जाने लगता है। काशी की मार उसे अच्छी तरह से पड़ी थी। वो शावर के नीचे जाके खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद वो बाहर आता है और अपने घावों पे दवाई लगा के अपना चेहरा एक बार मिरर में देखता है। वो गुस्से से दांत पिसता हुआ कहता है, काशी, ये तुमने ठीक नहीं किया, मुझ पे हाथ उठा के। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ।
तुम्हारी जिंदगी जहानुम ना बना दी तो मेरा नाम भी अविनाश राठौर नहीं। कोट। वो रूम से बाहर चला जाता है और हॉल में जाके सोफे पे आराम से फेल के बैठ जाता है और अपने पैर सामने रखी टेबल पे रख के एक सर्वेंट को आवाज देता है और अपनी सिगार निकाल के उसके कस लेने लगता है। सर्वेंट उसके सामने सिर झुका के खड़ा हो जाता है। अविनाश सर्वेंट को कहता है, इस घर में जितने भी बोझ है सबको बुला के लाओ। बोलो जाके कि इस घर के मालिक न बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। सर्वेंट जी मालिक बोल के चला जाता है और घर के सभी मेंबर को बुला के ले आता है। कुछ देर में सब लोग हॉल में अविनाश के सामने खड़े थे। अविनाश सब पे एक टेढ़ी नजर डालता है। सभी घर वाले अक्षत का ये रूप देख के परेशान हो जाते हैं। दादाजी अक्षत से कहते हैं, ये क्या हरकत है तुम्हारी? ये कैसा बिहेवियर है तुम्हारा अक्षत? सारे मैनर्स भूल गए हो क्या तुम? यही सिखाया है तुम्हें हमने। और ये सिगार पीना कब से शुरू कर दिया तुमने? उद्धरण चिन्ह। अविनाश अपने माथे पे हाथ फेरता है जैसे खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहा हो। वो सिगार को उठा के फेंक देता है और दादाजी पे चिकते हुए कहता है, चुप बे बूढ़े। आया है तब से पटक पटक किए जा रहा है। इतनी देर से तेरी चिक चिक सुन रहा हूँ। अब एक और वर्ड तेरे मुंह से निकला ना तो अभी के अभी उठा के बाहर फेंक दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, ये क्या तरीका है दादाजी से बात करने का? रणविजय और मीरा जी साथ में बोलते हैं। अविनाश अपनी जगह से उठ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ देर बाद वो वही हाल में थूक देता है और फिर से सनकी की तरह हरकत करता हुआ कहता है, दादाजी माय फुट। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की हरकतें देख के सबको झटका सा लगता है, क्योंकि अक्षत तो अपने दादाजी की इतनी इज्जत करता था और यहाँ उनके सामने खड़ा इंसान ऐसी हरकतें कर रहा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये उनके सामने खड़ा इंसान अक्षत ही है। दादाजी और दादी जी की तो आंखें ही नम हो चुकी थी। अक्षत फिर से उसी पोजीशन में सोफे पर पसर के बैठ जाता है और अपने पैर टेबल पर रख लेता है। वो अपने बालों में हाथ फेरता हुआ कहता है, तो सुनो सारे नौकरों और घर के बोझ जितने भी लोग यहाँ पर हैं। मैं शादी कर रहा हूँ, वो भी 2 दिन के अंदर अंदर। इसीलिए सब लोग अपने अपने काम में जाकर लग जाओ, क्योंकि 2 दिन के बाद इस घर के मालिक की शादी होने वाली है और तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि हुकुम सा की शादी हो रही है। उद्धरण चिन्ह। दादाजी अक्षत की बात सुन के गुस्से में कहते हैं, अक्षत तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम शादी कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो ना कि तुम काशी से शादी नहीं कर सकते। फिर ये कैसी जिद लेकर बैठ गए हो? तुम्हारी और काशी की शादी नहीं हो सकती। उद्धरण चिन्ह। अक्षत गुस्से से चीखता हुआ कहता है, चुप बे बूढ़े, ज्यादा जुबान लड़ान की जरूरत नहीं है। मैं किससे शादी करूंगा, कब करूंगा, कहाँ करूंगा, कैसे करूंगा, ये मेरा फैसला होगा। तू होता कौन है बीच में अपनी टांगों को अड़ाने वाला? एक बात कान खोलकर सुन ले, दूर रह मेरे मामलों से। वैसे ही हड्डियां कमजोर हो चुकी है, अगर एक पड़ेगी ना तो पूरा टूट के बिखर जाएगा, फिर जुड़ने में भी इतना वक्त लगेगा। अपने पिता की इतनी बेइज्जती देखकर रणविजय जी को गुस्सा आ जाता है। रणविजय जी गुस्से से अक्षत की तरह बढ़ते हैं और उसे एक तमाचा मारने लगते हैं, लेकिन अक्षत बीच में ही उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेता है और उनका हाथ पकड़कर मरोड़ के उनकी कमर से लगाते हुए कहता है, दोबारा ऐसी गलती से भी मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे चाचा हो। अपनी हद में रहो। इस घर के मालिक से बात करने की तमीज नहीं है तुम लोगों को। लगता है भूल गए हो कि यहाँ का बॉस मैं हूँ। तुम सब मेरे गुलाम हो। अगर आज के बाद किसी ने मुझसे नजरें मिलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब जाओ और जाकर मेरी और काशी की शादी की तैयारियां करो, वरना तुम सबको उठा के घर के बाहर फेंक दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत अपनी बात खत्म करके वहां से उठकर घर के बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद दादाजी वही हाल में सोफे पर धम से बैठ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पोते ने आज उनसे इस तरीके से बात की, जिसने कभी उन पर कोई आंच तक नहीं आने दी। किसी ने अगर उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसने उन लोगों को जिंदा गाड़ दिया और आज उनका वही पोता उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, ये उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। काशी और राणा जी, जो कि इस वक्त घर पर नहीं थे, वो अंदर आते हैं और सबकी ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। काशी दादी जी से उनके हालचाल पूछती हैं, क्योंकि उनकी तबीयत उसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन कोई कुछ भी जवाब नहीं देता। काशी सिया से पूछती है, सिया उसे सच बता देती है, जो भी अक्षत ने किया है। काशी सिया की बात जान के परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सबको कैसे बताएं कि वो इंसान जिससे वो अभी मिले वो उनका पोता है ही नहीं, वो कोई और है।
काशी दादाजी के पास जाती है और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ जाती है। वो कुछ देर शांत रहती है और फिर एक गहरी सांस लेके बोलना शुरू करती है, दादाजी मैं जानती हूँ आज आपको बहुत दुख पहुंचा है अक्षत की हरकत से, लेकिन दादाजी आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आपको अपने दिमाग से ज्यादा दिल की सुननी पड़ेगी। आपको अपनी परवरिश पे यकीन करना होगा। आपको अपने खून पे भरोसा करना होगा दादाजी। कई बार जो हम आंखों से देखते हैं वो भी गलत हो सकता है। दादाजी आप सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? दादी मुझ पे तो आप यकीन करते हैं ना? दादाजी एक गहरी सांस लेके खुद को नॉर्मल करते हैं और फिर काशी के सिर पे हाथ रख के कहते हैं, बेटा मुझे खुद से ज्यादा यकीन है मेरे खून पे, मेरी परवरिश पे और मेरी बच्ची पे भी। काशी दादाजी की बात सुन के खुश हो जाती है। वो मुस्कुराती हुई उठती है और फिर चहकते हुए कहती है, तो फिर क्या आप सब ऐसे ही मेरी शादी करवाने वाले हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी इतने बुरे तरीके से हो रही है। सिर्फ 2 दिन में शादी हो रही है, ऊपर से आप सब तो कोई प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे। काशी मुंह फूला के बैठ जाती है। दादाजी सर्वेंट को आवाज देते हुए कहते हैं, जश्न की तैयारी की जाए। घर की बड़ी पोता बहू आने वाली है। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दादाजी के ऑर्डर सुन के सभी सर्वेंट काम में लग जाते हैं और बाकी सब फिर नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। काशी अपने रूम में आके, मैंने दादाजी को तो बोल दिया मेरी शादी के लिए, लेकिन मैं तो खुद ही तैयार हूँ। इतना तो अब मुझे यकीन हो गया है कि अक्षत तो नहीं है, लेकिन फिर मैं अक्षत को ढूंढूं कहाँ? और अगर ये अक्षत नहीं है तो आखिर है कौन? पता तो करना पड़ेगा। ऊपर से मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो भी जल्दी से जल्दी। उद्धरण चिन्ह। काशी अपना फोन उठा के उसमें कुछ टाइप करने लगती है और कुछ देर बाद हवेली से बाहर चली जाती है। अविनाश हवेली से निकल के सीधा अपने ठिकाने पे जाता है जहां उसने अक्षत को बांध के रखा था। अविनाश को देख के ही अक्षत के फेस पे एक लंबी चौड़ी स्माइल आ जाती है। अविनाश उसकी स्माइल देख के चीर जाता है, उसे अपनी रात वाली मार याद आ जाती है। अक्षत उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या बात है कि भीगी बिल्ली नहीं नहीं टूटी फूटी बिल्ली बन के आ रहा है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही बोल के गया था। तुम्हें तड़पाऊंगा, तुम्हें रुलाऊंगा, तुम्हें दर्द का एहसास होगा, वो मेरी होगी, ऐसा कुछ बहुत लंबी चौड़ी फेंक के गया था और अब क्या हुआ? कोट। अक्षत की बातें सुन के अविनाश का खून खोलने लगता है। वो आंखें छोटी करके कहता है, तुम्हारी सारी हंसी 2 दिन में निकल जाएगी जब मेरी शादी होगी उसके साथ। मैं तो बस तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे शादी की तैयारी भी करनी है। उद्धरण चिन्ह। CH 69 पाखी का सच रस्में शुरू। अविनाश राठौर हवेली वापस आ जाता है। वो सीधा काशी के रूम की ओर चला जाता है। काशी उस वक्त फोन पे किसी से कुछ बात कर रही थी। अविनाश सीधा अंदर चला जाता है बिना नॉक किए ही। किसी की आहट पाके काशी एकदम से अपना कॉल कट कर डोर की ओर देखती है तो अविनाश मक्कारों की तरह खड़ा होके मुस्कुरा रहा था। काशी उसको बुरी तरह से इग्नोर कर देती है और अपना काम करने लगती है। अविनाश उसके पास जाके मुस्कुराते हुए कहता है, इग्नोर करने का बहाना अच्छा है लेकिन मुझ पे काम नहीं करेगा। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ किससे तुम इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही थी? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारा इस दुनिया में सिया के अलावा और कोई टी है नहीं, फिर किसके साथ इतनी सीक्रेट बात कर रही थी तुम? उद्धरण चिन्ह। काशी उसके मुंह पे उसको मना करते हुए कहती है, और अगर मैं ये बोलूं कि तुम उस लायक ही नहीं कि मैं तुम्हारी शकल भी देखो? उद्धरण चिन्ह। काशी की बात सुन के अविनाश की मुठियां बंद हो जाती है। वो काशी की ओर बढ़ते हुए कहता है, कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही है तुम्हारी आजकल। कल रात भी तुमने मुझे मारने की कोशिश की, लगता है भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। उद्धरण चिन्ह। काशी हंसते हुए कहती है, मैं बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ कि तुम एक नंबर के लीचर इंसान हो। तुमसे बड़ा कमीना, घटिया, हरामी इंसान मैंने इस दुनिया में आज तक तो देखा नहीं और ना ही देखूंगी। तो अपनी ये मनहूस शकल का पिटारा उठा के निकलो यहाँ से, क्योंकि तुम्हें देख के मेरा उल्टी करने का मन कर रहा है। रही बात तुम्हें रात भर पीटने की, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि खुशी में रात भर नहीं सोई। डांस करने का मन कर रहा है मेरा तो। वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अगर तुम्हें कुत्ते की तरह न धोया तो मेरा नाम भी मेरे हुकुम सा की होने वाली धर्मपत्नी नहीं। उद्धरण चिन्ह। अविनाश काशी की बात सुन के बुरी तरह गुस्से से लाल हो जाता है। वो काशी का गला पकड़ने को आगे आता है कि काशी उससे पहले ही अपना पैर उठा के उसके दोनों पैरों के बीच में दे मारती है।
अविनाश दर्द से चीखता वहीं बैठ जाता है। काशी उसके बालों को पकड़ के खींचते हुए कहती है, दोबारा मुझे हाथ लगाने की गलती से भी मत करना, वरना कल तो सिर्फ रोड से धोया था तुम्हें, अगली बात सीधा कब्र में डलवा दूंगी और ऐसी जगह गाड़ूंगी कि मौत के बाद भी तड़पते रहोगे। उद्धरण चिन्ह। काशी अविनाश को छोड़ के जाने लगती है कि पीछे से अविनाश मक्कारों की तरह हंसते हुए कहता है, क्या बात है इतनी अकड़, लेकिन मेरे सामने काम नहीं आएगी। सिर्फ 2 दिन और 2 दिन बाद तुम मेरी हो जाओगी। फिर क्या करोगी? कैसे रख पाओगी मुझे खुद से दूर? फिर क्या अपने डियर हस्बैंड को भी हक नहीं दोगी पास आने का? और अगर नहीं दिया तो दुनिया क्या बोलेगी कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। काशी अपने दोनों हाथ बांध के अविनाश के सामने खड़ी होते हुए कहती है, अकड़ तो होगी ही, शेर के साथ रहती हूँ। और दूसरी बात ये कि अभी 2 दिन पूरे हुए नहीं है। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है उसका मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। रही बात हक की, तो मैं अपने हस्बैंड को अपने पास आने का हक जरूर दूंगी, लेकिन तुम्हारे जैसा कमीना आदमी कभी मुझे हाथ नहीं लगा पाएगा। और अगर अगली बार तुमने ऐसी कोशिश की तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। काशी अविनाश को इग्नोर करने निकल जाती है और अविनाश गुस्से से कमरे का सामान उठा के फेंकने लगता है। वो दांत पिसता हुआ कहता है, बहुत जल्द तुम्हारी यही अकड़ मैं तोड़ूंगा। फिर देखता हूँ कैसे इतना इतराती हो, और तुम्हारे उस शेर को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा, और इस सब पे फिर मेरा कब्जा होगा। बस एक बार उस पाखी के बारे में पता चल जाए। उद्धरण चिन्ह। अविनाश कमरे से बाहर निकल जाता है और अपने रूम में जाके अपने डैड को कॉल करने लगता है। सामने से उसके डैड कॉल अटेंड करके कहते हैं, जा बेटा बोलो क्या खबर है। उद्धरण चिन्ह। डैड, ये मुझे आपसे पूछना चाहिए कि उस पाखी के बारे में कुछ पता चला या नहीं। अविनाश अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ कहता है। सामने से सूरजभान की परेशानी वाली आवाज आती है, नहीं बेटा, अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही सब पता कर लूंगा। अविनाश ओके डैड बोल के कॉल कट कर देता है। अविनाश की कॉल कट करते ही सूरजभान एक नंबर डायल करता है। सामने वाले के कॉल अटेंड करते ही कहता है, मुझे आपसे मिलना है, कब आ सकता हूँ मैं। उद्धरण चिन्ह। सामने से कुछ जवाब दिया जाता है और कॉल कट हो जाता है। सूरजभान अपने एक आदमी को बुलाता है और उसी के साथ वहां से बाहर निकल जाता है। सूरजभान हवेली से बाहर निकल जाता है। कुछ देर के बाद वो अपनी कार में बैठ के हवेली के बाहर निकल जाता है। कुछ देर के बाद उसकी कार एक घर के बाहर रुकती है। सूरजभान अपने आदमी की हेल्प से कार से बाहर आके घर में जाने लगता है। घर के बाहर मेन डोर पर पहुंचकर वो अपने आदमी को वहीं रुकने को कहता है और खुद अंदर चला जाता है। सूरजभान अंदर जाता है तो सामने घर में पूरा ही अंधेरा छाया हुआ था। सूरजभान अपनी लकड़ी से ढूंढते हुए आगे बढ़ता है और अंधेरे में दिखाई ना देने की वजह से वो गिर जाता है। सूरजभान नीचे गिरा रहता है कि उसे किसी आदमी का पैर अपने चेहरे के नीचे फील होता है। वो आदमी अपने पैर से सूरजभान के चेहरे को ऊपर करने लगता है। सूरजभान अपना चेहरा ऊपर करता है तो सामने उसे अंधेरे में कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। सूरजभान उसको देखकर अपने दोनों हाथ जोड़कर कहता है, प्रणाम मालिक, धन्यवाद कि आपने मुझे मिलने के लिए वक्त दिया, मैं तो आपसे कब से मिलना चाह रहा था। मुसीबत ही ऐसी आन पड़ी थी कि मुझे आपके पास फोन करना पड़ा, आपसे मिलने के लिए आना पड़ा, वरना मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। सूरजभान की बात सुनकर वो आदमी अपनी रौबदार आवाज में कहता है, बोलो क्या कहना था तुम्हें मुझसे? ऐसा क्या काम आना पड़ा जो तुम यहाँ तक चलाए? मैंने तुमसे कहा था ना कि हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। फिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो तुम यहाँ तक आ गए? उद्धरण चिन्ह। सूरजभान वैसे ही फर्श पर गिरा हुआ अपने दोनों हाथ जोड़कर कहता है, मालिक, मेरा बेटा पाखी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक तो मैंने उसे किसी तरह संभाल रखा है ये कहकर कि मैं खुद पता लगा लूंगा, लेकिन वो किसी भी कीमत पर पाखी को ढूंढने में लगा हुआ है मालिक। मुझे तो डर है कि अगर उसे पाखी की सच्चाई पता चल गई तो हमारा खेल दुनिया के सामने आ जाएगा। सबको पाखी का सच पता चल जाएगा और अगर पाखी दुनिया के सामने आ गई तो आप जानते हैं कि क्या हो सकता है। फिर उस अक्षत राठौड़ को हुकुमसा बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा राजस्थान अक्षत राठौड़ के नाम पर हो जाएगा, जो कि ना आप चाहते हैं और ना ही मैं चाहता हूँ। इसीलिए मालिक, मैं आपके पास मदद मांगने आया हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वो आदमी सूरजभान को जवाब देते हुए कहता है, सूरजभान, अगर घर में सांप पालोगे तो वो किसी ना किसी दिन तुम्हें डसेगा ही।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सांप को फन उठाने से पहले ही उसका सर कुचल देना चाहिए। कोट। सूरजभान उस आदमी के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, नहीं मालिक, आप कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरा बेटा है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। वो आदमी सूरजभान की बातों का जवाब देते हुए कहता है, ठीक है सूरजभान, तुम्हारा बेटा सिर्फ तब तक जीता है जब तक कि वो मेरे काम के आड़े नहीं आ रहा है। जिस दिन मुझे लगा कि सांप ने अपने फन फैला लिए हैं, मैं उसी दिन उसे कुचल दूंगा। इसीलिए तुम्हारे लिए बस एक ही रास्ता है कि अपने बेटे को संभाल के रखो। जिस दिन वह मेरे रास्ते में आया वो खत्म। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो आदमी चुप हो जाता है। सूरजभान अपने हाथ जोड़कर कहने लगता है, नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। वो मेरा इकलौता बेटा है, मैं कैसे रहूंगा उसके बिना? उद्धरण चिन्ह। वो आदमी अपनी रौबदार आवाज में सूरजभान को दो टूक जवाब देता है, तुम जा सकते हो यहाँ से। मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ और तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मेरा फैसला मैं खुद नहीं बदलता, तो तुम्हारे कहने से तो अब बदल लूंगा। अब निकलो यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। सूरजभान अपनी टूटी हुई टांगों के घसीटते हुए उस अंधेरे घर से बाहर निकल जाता है। बाहर उसका आदमी उसे मेन डोर पर ऐसे आते हुए देख जल्दी से उसे संभाल के व्हीलचेयर पर बैठा देता है और उसे कार की तरफ ले जाने लगता है। सूरजभान की हालत काफी खराब थी, उसके माथे से पसीना बह रहा था। वो आदमी सूरजभान को कार में बैठा देता है और उनकी कार वापस से सूरजभान की हवेली के लिए निकल पड़ती है। घर वापस आने के बाद में वो आदमी सूरजभान को उसके कमरे में छोड़ देता है। सूरजभान चिंता में डूबा हुआ था, उसके चेहरे से डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे अपने बेटे की फिक्र हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अविनाश को पाखी के मैटर से दूर रखे, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसे सोचना ही था। इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करके बेड के क्राउन से सर लगाकर बैठ जाता है और आगे की प्लानिंग के बारे में सोचने लगता है। वही राठौर हवेली में अविनाश काशी की फोटो को अपने सीने से लगाए रूम में घूमते हुए गा रहा था, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। उसकी गाड़ी का पेट्रोल बस इसी लाइन पे आके खत्म हो चुका था। न ही रिवर्स गियर लग रहा था, न ही ब्रेक। वही अक्षत उसकी ये सारी हरकतें देख के उबल रहा था। वो अपने मन में दांत पिसते हुए, बस एक बार मेरा काम हो जाए। ओही, तुम्हें तो अरमान मालिक मैं अपने हाथों से बनाऊंगा, सारी सिंगगिरी निकलूंगा। वैसे झलक तो तुम्हें मेरी धर्मपत्नी दिखा ही चुकी है, बाकी की कसर नहीं पूरी कर दूंगा, और तुम्हारे उस बाप को भी अच्छे से बताऊंगा। अभी तक पहले वाली टूटी हड्डी तो ठीक नहीं हुई है, को उसने आगे की प्लानिंग और कर ली। उद्धरण चिन्ह। दिन गुजर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हवेली में अक्षत और काशी की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। पूरी हवेली को सजा दिया जाता है। सब अपनी अपनी तरफ से तैयारियों एंड में लगे हुए थे। काशी अपने रूम में बैठी हुई सोच रही थी कि वो कैसे अक्षत को वापस लेकर आए और कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उसे तो अभी तक ये भी पता नहीं चला था कि अक्षत आखिर है कहाँ पर। ये सब सोच सोच के ही काशी का दिमाग खराब हो रहा था। कुछ देर के बाद दो सर्वेंट अपने हाथ में बड़ी बड़ी थाल लिए उसके सामने हाजिर हो जाते हैं। काशी उन्हें अंदर आने की परमिशन देती है और वो सर्वेंट उस सामान को वही टेबल पर रखकर काशी से कहते हैं, हुक्मरानी सा, ये सारा सामान बड़ी मालकिन ने भिजवाया है और ये कहा है कि आपको हल्दी के फंक्शन में यही सब पहनना है, तो आप जल्दी से रेडी हो जाए। उद्धरण चिन्ह। काशी हाँ में सिर हिला देती है और वो सर्वेंट वहां से निकल जाती है। CH70 हल्दी फंक्शन, नूर के आंसू। काशी को मीरा और दादी जी ने हल्दी फंक्शन के लिए कपड़े भिजवा दिए थे। काशी कपड़े लेके चेंज करने चली जाती है। उसकी आंखें नम थी, उसे अक्षत की याद आ रही थी। वो बस इतनी ही दुआ कर सकती थी भगवान से कि कोई चमत्कार हो जाए और उसकी शादी उस कमीने अविनाश से होने से रुक जाए। काशी जल्दी से चेंज कर लेती है और बाहर आ जाती है। उसने राजस्थानी लिबास पहना हुआ था। पीले रंग के कपड़ों में उसका गोरा रंग उभर के आ रहा था। मीरा जी और दादी जी उसके रूम के बाहर आती है और डोर नॉक करती है। काशी ड्रेसिंग टेबल के सामने बिना भाव के बैठी हुई थी। वो अंदर आने को कहती है। वो दोनों अंदर आती है। मीरा जी के हाथ में एक थाल था। वो अंदर आती है और काशी को उस थाल से कपड़ा हटाते हुए कहती है, बेटा जी ये हमारे खानदानी गहने हैं, और आज आप यही पहनिएगा, हमें अच्छा लगेगा। उद्धरण चिन्ह। काशी हाँ में सिर हिला देती है और वो सब पहनने लगती है। उसके चेहरे पे कोई रौनक नहीं थी, बस वो सबकी खुशी के लिए बाहर से खुश रहने का दिखावा कर रही थी। मीरा जी और दादी भी उसकी सिचुएशन समझ रही थी।
दादी प्यार से उसके सिर पे हाथ फेर के कहती है, बेटा सब ठीक हो जाएगा, बस ऊपर वाले पे भरोसा रख। उद्धरण चिन्ह। काशी कुछ नहीं कहती और चुपचाप बैठी रहती है। मीरा जी और दादी जी वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद अनवी और सिया उसे बुलाने के लिए आ जाती है। सिया के चेहरे पे भी कोई भाव नहीं था। सिया का मुरझाया हुआ चेहरा देख के काशी को बहुत बुरा लगता है। वो सिया को नॉर्मल करने के लिए कहती जाए, क्या बात है बच्चा, मेरी शादी में डांस करने का मूड नहीं है जो ऐसे मुंह लटकाए घूम रही है। सिया बस ना में सिर हिला देती है लेकिन कुछ नहीं कहती। काशी उसे अपने पास बुलाती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेके कहती है, क्या बात है अपनी दी को भी नहीं बताएगी। उद्धरण चिन्ह। सिया रोनी शकल बना के बच्चों की तरह कहती है, ये शादी मत कीजिए। पहले मुझे लगता था आपके लिए अक्षत जीजू से बेटर कोई इंसान हो ही नहीं सकता, लेकिन अब वो जब से ऑस्ट्रेलिया से वापस आए हैं मुझे उनसे जीजू वाली फीलिंग आती ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे जीजू हो ही नहीं। आप बैकआउट कर दीजिए, हम दादाजी से बात करते हैं, वो हमें यहाँ से जाने में मदद कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। काशी अपने दर्द को दबा के मुस्कुरा के कहती है, बच्चा क्या हमने अपनी इतनी जिंदगी में बस ये ही सीखा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आए और हम उससे लड़े बिना ही हार मान ले। उद्धरण चिन्ह। सिया ना में सिर हिला देती है। काशी आगे कहती है, तो फिर अब ये मुंह लटकाना बंद करो और स्माइल करो और हाँ मेरी शादी में जम के डांस करो। मुझे रूखी सूखी शादी नहीं चाहिए अपनी, और अगर मैं डांस करूंगी तो फिर मैं रस्में कैसे करूंगी। उद्धरण चिन्ह। सिया रोते हुए भी मुस्कुरा देती है और फिर वो तीनों एक टाइट हग करते हैं और रूम से बाहर चले जाते हैं। गार्डन में ही काशी और अक्षत की हल्दी के अरेंजमेंट किए गए थे। पूरे गार्डन को अच्छे से सजाया गया था। उन दोनों के बैठने के लिए चौकियां डाली हुई थी। अक्षत जो कि अविनाश था उसने येलो कलर का कुर्ता डाका हुआ था और वो उसमें अक्षत के चेहरे के साथ काफी हैंडसम लग रहा था। अविनाश की नजर बार बार काशी पे जाके रुक रही थी। वो काशी को लस्ट भरी नजरों से देख रहा था। काशी उसको एक नजर भी नहीं देखती। मीरा जी उसे उसकी जगह पे बिठा देती है और अविनाश को भी बैठने को कहती है। अविनाश अपनी जगह बैठ जाता है। फंक्शन के लिए ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था, सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही आए हुए थे, क्योंकि अगर ज्यादा लोगों को ये बात पता छुट्टी रही गांव वालों को भी पता चल जाती और हंगामा हो सकता था। इसलिए सिर्फ कुछ भरोसेमंद लोगों को ही बुलाया गया था, जिससे ये शादी की बात बाहर ना जाए। घर के सभी मेंबर्स गार्डन में ही थे, लेकिन किसी के भी चेहरे पे कोई रौनक नहीं थी, सिर्फ अविनाश के। दादाजी दादी जी को रस्म आगे बढ़ने को कहती है। दादी जी हाँ में सिर हिला के अविनाश को हल्दी लगाने जाती है। अविनाश की उतरी हुई हल्दी ही काशी को लगने वाली थी। दादी गालडू लगाने जाती है कि मैन डोर से आवाज आती है, अरे माँ इतनी भी क्या जल्दी है अपने पोते को हल्दी लगाने की, कम से कम अपने बड़े बेटे को तो बुला लिया होता। उद्धरण चिन्ह। सब लोग उधर देखते हैं तो वहां सूरजभान अपनी बीवी के साथ खड़ा था। शन्नू जी की नजरें शर्म से झुकी हुई थी। सूरजभान को देख के ही सबके चेहरे पे गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। सूरजभान बेशर्म की तरह अंदर आता है लेकिन शन्नू जी की नजरें झुकी ही रहती है। वो लोग अंदर आ जाते हैं। दादाजी सूरजभान को गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ये गंदे कदम हुनर घर में रखने की। उद्धरण चिन्ह। सूरजभान मक्कार की तरह कहता है, घर में शादी है, मुझे तो आना ही था ना पिताजी। उद्धरण चिन्ह। सूरजभान दादाजी के पैर छूने के लिए आगे आता है लेकिन दादाजी नफरत से पीछे हो जाते हैं। सूरजभान गुस्से का घूंट पी के चुप रह जाता है। वो बिना किसी को कुछ बोले ही अविनाश की ओर बढ़ जाता है और उसे हल्दी उठा के लगा देता है और उसे कांग्रेचुलेश बोलता है। अविनाश अपनी एक आईब्रो उठा के उनको थैंक यू बोलता है और एक आंख मार देता है सबकी नजरों से बचा के। सूरजभान वहां से उठ जाता है और गार्डन में मेहमानों के लिए लगी कुर्सियों पे बैठ जाता है। दादाजी रणविजय जी को गुस्से से उसे बाहर करने को कहते हैं। रणविजय जी आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन दादी उनको रोक के कहती है, मेहमानों के सामने कुछ मत कीजिए, पहले ही ये नीच इंसान हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला चुका है। अब आप कुछ करेंगे तो लोगों को फिर से मौका मिल जाएगा हमारा तमाशा बनाने को, इसलिए ये फंक्शन पूरा हो जाने दीजिए। कोट। दादाजी और रणविजय जी कुछ नहीं कहते और गुस्से का घूंट पी के शांत रह जाते हैं। सब लोग बारी बारी से अविनाश को हल्दी लगाने आते हैं। अविनाश को हल्दी लग जाने के बाद उसकी उतरी हुई हल्दी काशी को लगाई जाती है। अविनाश की उतरी हुई हल्दी जैसे ही काशी के पैरों हाथों पे लगती है,
तो उसे अविनाश से घिन आने लगती है, जैसे उसे पता नहीं कितनी ही गंदी चीज ने छू लिया हो। लेकिन वो अभी सबके सामने किसी को कुछ नहीं कह सकती थी, इसीलिए वो शांत बैठी रहती है। उसकी आंखों में आए हुए आंसू उसकी आंखों के अंदर ही रह जाते हैं। वो उनको बाहर भी नहीं आने देती और ऐसे ही बिना भाव के बैठी रहती है। काशी को हल्दी लग जाने के बाद अविनाश, जो कि काशी को ही घूरे जा रहा था, उसके दिमाग में खुराफात आती है और वो काशी के पास ही खड़ी हुई सिया से कहता है, क्या बात है साली साहिबा, आपकी बहन की शादी हो रही है और आप ऐसे मुरझाए हुए फूल की तरह खड़ी हुई है। आपको नहीं लगता थोड़ा धूम धड़ाका होना चाहिए हल्दी के फंक्शन में? उद्धरण चिन्ह। सिया कौन सी कम थी लड़ाई करने में, और अब तो अबीर के साथ लड़ाई करते करते उसे इतना एक्सपीरियंस भी हो चुका था। वो अपने दोनों हाथ बांध के अविनाश के सामने एटीट्यूड से खड़ी हो जाती है और कहती है, जीजा जी आग तो मैं लगा दूंगी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आपके पिछवाड़े में आग न लग जाए। बेवजह फिर बाकी सबको भी आग लगाते फिरेंगे, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ये सब रहने देते हैं। उद्धरण चिन्ह। सिया की बात सुन के सब लोगों की हंसी छूट जाती है, लेकिन अविनाश के गुस्से का पारा हाई हो जाता है। वो सिया को कुछ कहने जाता है, लेकिन इतने सारे मेहमानों को देखकर चुप रह जाता है। वो अपनी मुट्ठी कसके बंद कर लेता है और मन ही मन सिया से बदला लेने की ठान लेता है। सिया उसे मजाक उड़ाने वाली नजरों से देखने लगती है और अविनाश गुस्से से दनदनाता हुआ अपने पैर पटकता हुआ हवेली के अंदर चला जाता है। सिया की हरकत से आज तो अबीर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि अविनाश की गई सारी हरकतों को जान के उसे भी यकीन हो चला था कि उनके सामने ये जो इंसान है, वो उसका भाई कभी नहीं हो सकता। उसका भाई कभी किसी को दर्द देने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। हाँ, लेकिन उन लोगों के लिए बेरहम है जो उसे या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। लेकिन उसका भाई कभी भी अपने परिवार की आंखों में आंसुओं का एक कतरा भी नहीं आने देता था। फिर आज वो इतना कैसे बदल गया? इसीलिए अबीर को भी यकीन हो गया था कि वो अक्षत है ही नहीं, और वो भी अभी अक्षत का पता लगाने की पूरी कोशिश करने लग गया था। लेकिन अभी तक उसे कोई भी क्लू नहीं मिला था। धीरे धीरे करके सब मेहमान भी लंच करके वहां से चले जाते हैं। काशी सबके जाने के बाद अंदर अपने कमरे में चली जाती है और वो सीधा बाथरूम में घुस के शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और खुद को साफ करने लगती है, जैसे उस पर ना जाने कितनी ही गंदगी लग गई हो। काशी शॉवर के पानी में भीगते हुए खुद को बेरहमी से साफ कर रही थी। उसकी पूरी बॉडी लाल हो चुकी थी। उसका हाल ऐसा था कि अगर थोड़ी देर और उसने अपने साथ कुछ किया तो उसके पूरे शरीर से खून बहने लगेगा। उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू शॉवर के पानी में ही मिल जा रहे थे। काशी ना जाने कितनी देर तक शॉवर के पानी में भीगती रहती है। जब कुछ घंटों के बाद उसे सेटिस्फैक्शन मिल जाता है तो वो बाथरूम से बाहर आती है और अपने कपड़े चेंज करके बिस्तर पर बिना कुछ खाए पिए ही लेट जाती है, और उसकी आंखों से निकले हुए आंसू तकिए को भिगो रहे थे, और ऐसे ही सोचते सोचते कुछ देर में उसे नींद आ जाती है और वो नींद के आगोश में चली जाती है। दूसरी ओर दिल्ली में एक आलिशान घर के अंदर एक खूबसूरत सी लड़की, जिसके काले लंबे घने रेशमी बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसने ब्लू कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें से उसकी पतली कमर साफ दिखाई दे रही थी। उस साड़ी में उस लड़की का फिगर अच्छे से रिवील हो रहा था। वो लड़की आटा लगाते हुए अपने कोहनी से अपने बालों को पीछे करने की नाकाम कोशिश करते हुए किसी को कह रही थी, काका जल्दी कीजिए, अगर खाना टाइम पर नहीं बना तो आज दानव हम सबकी क्लास लगा देंगे। और वैसे भी उनके आने का वक्त हो गया है। किसी भी वक्त वो आते ही होंगे, और अभी तक तो आधा खाना भी नहीं बना है। पता नहीं आज हमें उल्टा लटका के मारेंगे या फिर स्विमिंग पूल में डूबो के मारेंगे। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की बात सुनकर काका कुछ कहने के लिए उसकी तरफ मुड़ते ही हैं कि अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। उनके हाथ में जो पतीला उन्होंने पकड़ा हुआ था, वो डर से वही छूट के गिर जाता है। वो लड़की काका के पास जाकर परेशानी से कहती है, क्या हुआ काका, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो लड़की अपनी साड़ी का पल्लू उठा के काका के चेहरे पर आए हुए पसीने को पोंछने लगती है कि कोई उसे कस के पकड़ लेता है और पूरे फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच लेता है। वो लड़की किसी पत्थर जैसी चीज से टकरा जाती है। किसी को अपने पास महसूस करते ही उस लड़की की हॉट बीट रोलर कोस्टर की तरह बढ़ जाती है। उसमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी नजर उठा के सामने खड़े इंसान को देख तो सके। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो इंसान उस लड़की को जबरदस्ती अपनी गोद में उठा लेता है और उसे किचन से बाहर लेकर सीधे अपने कमरे की तरफ ले जाता है और उसे अपने कमरे में लाकर बेड पर पटक देता है।
एकदम गिरने से उस लड़की की दर्द से एक आह निकल जाती है। वो लड़का गुस्से से कमरे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद कर देता है और अपना कोट निकाल कर वही सोफे पर फेंक देता है। अपनी टाई की नोट ढीली करके उसे भी निकाल कर फेंक देता है और अपनी शीट की स्लीव्स फोल्ड करके उस लड़की के पास जाने लगता है। वो लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के सामने आ रहे इंसान को देखती है और उसकी डर से हालत खराब हो जाती है। वो एकदम से बेड से खड़ी हो जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उतनी ही फुर्ती से उसे पकड़ लेता है और उसे दीवार से लगा देता है और उसके बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है। इतना पास कि उनके बीच से हवा जाने की भी गुंजाइश नहीं रहती। उस लड़के के इतने पास होने से उस लड़की की आंख से आंसू बहने लगते हैं। वो लड़का बेरहमी से उस लड़की के जबड़े को अपने हाथों से पकड़ लेता है और अपने एक एक बात दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी पराये मर्द को देखने की? उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की डर की वजह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। ऊपर से उस लड़के की पकड़ की वजह से उसे अपने जबड़े में दर्द भी महसूस होने लगा था। वो उस लड़के के हाथ को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उतनी ही बेरहमी से फिर से उसे पकड़ लेता है। उस लड़की को कुछ ना बोलता देख वो लड़का फिर से अपना वही रुद्र रूप दिखाते हुए कहता है, नूर तुम अच्छे से जानती हो ना कि मुझे अपनी बातें रिपीट करने की आदत नहीं है, तो फिर मैं जब तुमसे कुछ पूछता हूँ तो मुझे उसका जवाब तुरंत चाहिए। तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो ना, फिर अब तक मुझे तुम्हारा कोई भी जवाब मिला क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। वो लड़की यानी कि नूर इतनी देर से रोते रोते उसकी सिसकियां बंद चुकी थी। नूर सिसकते हुए धीरे धीरे कहती है, दानव मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उद्धरण चिन्ह। वो लड़का फिर से वैसे ही अपनी जुबान से आग उगलता हुआ कहता है, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी भी पराये मर्द को देखने की? गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही ना नूर। उद्धरण चिन्ह। नूर रोते हुए उसे जवाब देती है, मैं किसी को नहीं देख रही थी, वो तो काका की तबीयत एकदम से खराब हो गई थी, इसीलिए मैं थोड़ा घबरा गई थी, और वैसे भी वो तो मेरे पिता समान है, आप ये क्यों नहीं समझते? उद्धरण चिन्ह। भले ही वो तुम्हारे पिता की उम्र का है, लेकिन है तो एक मर्द ही ना, और मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम किसी भी मर्द के आसपास मुझे दिखनी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि तुम उनसे बात भी नहीं करोगी, लेकिन मैंने तुम्हें उनसे बात करने की परमिशन दी थी ना, वो भी इसी शर्त पर कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, और तुमने भी कहा था कि तुम मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी, तो फिर आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम उसे छूने जा रही थी। वो लड़का दांत पीसते हुए कहता है। नूर रोते हुए कहती है, दाव हम सच कह रहे हैं, हम बहुत घबरा गए थे, इसी वजह से वो सब कुछ हो गया, वरना हम कभी उनके पास भी नहीं जाते, उन्हें छूना तो बहुत दूर की बात है, और वैसे भी हमने उन्हें नहीं छुआ है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और आपकी सारी शर्तें भी मानेंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए, हमें बहुत दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। उस लड़के की पकड़ से नूर को सच में दर्द हो रहा था। नूर के गोरे चेहरे पर उस लड़की की उंगलियां तक छप चुकी थी, लेकिन उस लड़की का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लड़का एकदम से नूर की कमर को कस के पकड़ लेता है और उसे थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करके उसके लाल गुलाबी चेरी जैसे होठों पर अपने होंठ रख देता है और बेरहमी से उन्हें चूमने लगता है। नूर की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और उसकी पकड़ उसकी शर्ट पे कस जाती है। वो लड़का अपने दांतों में उसके होठों को दबाने लगता है। नूर को फिर से दर्द होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जंजीरों में जकड़ी हुई हो और उसके बचने का कोई रास्ता ही ना हो। नूर चुपचाप दर्द सहती रहती है और वो लड़का अपनी भड़ास उसके ऊपर निकालता रहता है। कौन है वो लड़का? कौन है नूर? क्या रिश्ता है उस लड़के और नूर का? काशी और अक्षत की जिंदगी आगे क्या मोड़ लेगी, जानेंगे हम आगे।